इसीलिए आप सिक्स शेड्यूल का वेलकम करते हो। धन्यवाद भी दिया आपने अधीर रंजन बाबू को। अगर आप ट्राइबल नहीं होते, आप नॉन ट्राइबल होते, तो क्या आप वेलकम करते? मैं अधीर रंजन बाबू से भी पूछ रहा हूं, आपके माध्यम से विनय तामांग दाजू से भी पूछ रहा हूं। 21.85% ट्राइबल जहां है वहां आप सिक्स शेड्यूल का स्वागत करते हो, तो नॉन ट्राइबल के लिए आपके दिमाग में क्या है राजनीति? आप कुछ गोरखाओं को ट्राइबल बना दिया और उसमें सिक्स शेड्यूल लाद दिया, तो उससे जिस तरह का यहां शासन व्यवस्था बनेगा, उसमें गोरखा में गृह युद्ध शुरू होगा। गोरखा कौम से होने की वजह से जी हमें भी लगा था कि हमारे सांसद हमें न्याय देंगे, चाहे वो इस राज्य के ना हो, चाहे इस क्षेत्र के ना हो। तो यहां से बहुत मील दूर मणिपुर के एक गोरखा को हमने सांसद बनाया, क्योंकि गोरखा की भाषा समझ सकते हैं, ये इस उम्मीद के सहारे। वो विरोध भी मेरा था, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। इस बार भी मैं खुद विरोध कर रहा हूं, क्योंकि मीलों दूर, कई सौ किलोमीटर दूर से हमने एक सांसद लाया, गोरखा है, और उनको जिताने के लिए हम जेल तक गए। लेकिन जब हम कुछ मुद्दे पर काम करने के लिए आगे बढ़े, तो हर जगह बाधा मिली। जैसे लोकल इश्यूज पर बाधा मिली, टीचर अपॉइंटमेंट के इश्यूज पर बाधा मिली, जनजाति की इश्यूज पर बाधा मिली। जब मैंने अपने ही पार्टी के अंदर, अपने ही विधानसभा में प्रश्न खड़ा किया, कब होगा? जब मैंने जेपी नड्डा जी को चिट्ठी लिखा कि पीपीएस का मतलब गोरखालैंड है और कुछ नहीं, तो मेरे खिलाफ सब हो गए। पार्टी मेरे खिलाफ, सांसद मेरे खिलाफ, जिला कमेटी मेरे खिलाफ। न कोई मीटिंग में मुझे बुलाते हैं, न कुछ करते हैं। तो मजबूरन मुझे अकेला लड़ना पड़ा। और भूमिपुत्र के बहाने कई तरह के लोग आते हैं, जो कल तक कहीं और वोट देते थे, जिसका पासपोर्ट में कहीं और का एड्रेस है, जिसका वोटर कार्ड में कहीं और का एड्रेस है, कि आके बोलते हैं हम यहाँ के भूमिपुत्र हैं। आप सांसद बनने की इच्छा रख रहे हैं? मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बताया, कोई भी दो, लोकल दो, स्थानीय दो, भूमिपुत्र दो, किसी को भी हम जिताएंगे। हम सांसद बनने की चाह नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी आप आउटसाइडर लेके आए, तो अंडर प्रोटेस्ट मैं नॉमिनेशन भरूंगा। मैं सुकांत जी को एक मैसेज देना चाहता हूं। आप अगर मेरे ऊपर एक्शन लेंगे, इस मैसेज पर ले सकते हैं। वो ये है कि मैं आउटसाइडर कोई भी सांसद को स्वीकार करने के लिए या जिताने के लिए तैयार हूं। कोई भी आउटसाइडर को, एक कंडीशन पर। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है 26 में, आप डिक्लेयर कर दो कि इस बार पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कोई साउथ इंडियन या कोई महाराष्ट्री या कोई गुजराती या कोई कश्मीरी होगा। आप डिक्लेयर करो। आप कर सकते हो। जब राज्य का मुखिया बाहर का आप स्वीकार नहीं कर सकते हो, तो हम अपने जिले का मुखिया कैसे बाहर का स्वीकार कर सकते हैं? कॉलोनियल सेटअप, ये क्षेत्रीय, क्या बोलेंगे इसको, रीजनल कॉलोनियल सेटअप, एक बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक पर देखने की निगाह, बुरी निगाह, जिसके चलते हमारा भाषा संकट में, कभी बोलता है बंगला भाषा पढ़ना ही होगा, कभी दार्जिलिंग में रविंद्र संगीत बजाया जाता है। अब अभी आमार माटी आमार क्या बोल के वो कुछ दिन पहले सारा नेता खड़ा हो गए थे पहाड़ के। तो हमारा भाषा से किसी कौम को खत्म करना है, तो सबसे पहले उसका भाषा खत्म करना है। सभी कहते हैं कि सुभाष की सिंह ने गोरखालैंड शब्द को पहली बार यूज किया। ऐसा नहीं है। उन्होंने 1980 में अप्रैल महीना में, नहीं मई महीना में गोरखालैंड शब्द का प्रयोग करके एक रेडियोग्राम भेजा था, शायद मई। तो वही था गोरखालैंड शब्द का पहला प्रयोग। ऐसा बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे ठीक 3 महीना पहले जी गोरखालैंड शब्द का प्रयोग करके प्रांत परिषद ने प्राइम मिनिस्टर को एक रेडियोग्राम भेजा था। खैर, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि गोरखालैंड किसने कोइन किया, लेकिन आपने कहा कि उन्होंने गोरखालैंड का बहुत तगड़ा आंदोलन किया। हाँ, किया। फिर उन्होंने बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको डीजीएचसी मिल चुका था। डीजीएचसी मिलने के बाद भी उन्होंने 6 शेड्यूल का डिमांड क्यों नहीं किया? उन्होंने 6 शेड्यूल का डिमांड तो कब किया? जब 2002 में भारत में
तामांग और लिंबू दो समुदाय गोरखाओं से ट्राइबल हुए उसके बाद किया। उसके पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पहले तो वो खुद भी ट्राइबल नहीं थे। ट्राइबल होने पर उन्होंने किया। तो आपको हम गोरखा का नेता मांगते हैं, एक जात का नहीं। मैं भी एक समुदाय का नेता हूं, गोरखा जाति का नेता हूं, मैं जात का नेता नहीं हूं, मैं ब्राह्मण का नेता नहीं हूं। मैं पूरे कौम को, पूरे गोरखा जाति को देखता हूं। इसीलिए मैंने अभी अभी कहा कि आपने तो ये जो 6 शेड्यूल का बेड़ा उठाया, ये तो आप ट्राइबल बनने के बाद उठाया। ट्राइबल बनने से पहले आपने इसका कल्पना तक नहीं किया, क्योंकि आपको भय था। जो भय आपके मन में था वही भय अभी हमारे मन में, जो अभी ट्राइबल नहीं है ना, उनके मन में वही भय है अभी। अगर सारा गोरखा का ड्रीम को रखना है तो जाति की तोड़ने की बात कोई ना करे। ये जाति के लिए खतरा है। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। नमस्कार, स्वागत है आपका एसके लाइव में। और इस वक्त एसके लाइव के कैमरे में खास तौर से मौजूद है हमारे साथ एक खास मेहमान। किसी पहचान के मोहताज नहीं है, एमएलए हैं, विधायक हैं करशंग विधानसभा क्षेत्र से विष्णु प्रसाद शर्मा जी, बीपी बजगाई जी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी स्वागत है, और हमें जो अभी देख रहे हैं दर्शक, उन सभी को मैं अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कलकत्ता से आप आज ही लौटे हैं, विधानसभा से आज ही आए हैं और हमें वक्त दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं सर। बीते दिनों आपने एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में आपने कहा था कि जनजातियों के लिए कोई बड़ी खबर, कोई खुशी की खबर आ सकती है। खबर तो आई। कल जम्मू कश्मीर में 4 जनजातियों को अनुसूचित दर्जा मिला, लेकिन गोरखा भाई बहन जो हैं वो वापस से खाली हाथ ही रह गए। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मुझे एक हल्का सा अंदेशा ही नहीं, हल्का सा इंफॉर्मेशन था कि इस बार जनजाति के ऊपर कुछ होगा। तो मैंने आपको बता दूं कि होना तो गोरखाओं के भी है, क्योंकि मैंने जब ये चिट्ठी लिखा था ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, ये पत्र मैंने लिखा था आपका 5 जून 2023 में जी। तो इस पत्र में कुछ डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ डाला है। तो इस डॉक्यूमेंट के आधार पर हमारी कोई नैसर्गिक रिपोर्ट दिए बगैर भी हम लोग पूरे गोरखा कौम जनजाति बन सकता है, क्योंकि हम लोग जनजाति थे, बिना बताए हमको डिलिस्टेड किया गया। हम लिस्टेड थे, अनुसूचित जनजाति। तो डिलिस्टेड किया तो हम लोगों को रिलिस्टेड कीजिए। तो मैंने पॉलिटिकल टेबल पर कई बार ये बात चलाया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। और कई बार तो मेरे ही कुछ मित्र मुझे बाधा देने लगे इस काम में, जबकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने, माननीय अमित शाह जी ने स्वयं मुझे कहा था एक बैठक में, ये 12 अक्टूबर 2021 की बैठक में जी, कि आप और विवेक जोशी मिलके, विवेक जोशी हमारे जो आरजीआई है, डॉक्टर विवेक जोशी, मिलके इसको आगे बढ़ाइए, बोल के खुद गृह मंत्री ने मुझे कहा था। तो मैं उसको करना चाहा तो कई बार मुझे बाधा भी हुआ कुछ दोस्तों से। मैं अभी उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। तो बाद में हर तरह से बाधा मिलने पर, और मैंने जो एक महाकमिटी बनाई थी नैसर्गिक रिपोर्ट के लिए, उसको भी तोड़ दिया गया। उसके बाद मेरे हाथ में कोई चारा नहीं था कि कैसे आगे बढ़ाऊं इस चीज़ को। तो मैंने अल्टीमेटली जनजाति इशू पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ले सकते हैं संवैधानिक तौर पर। बिल्कुल। तो मैंने राष्ट्रपति को चिट्ठी दिया। तो जैसे ही मैंने राष्ट्रपति को चिट्ठी दिया तो राष्ट्रपति के ऑफिस से ये 15 जून को ये चिट्ठी फिर मुझे जारी किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि मेरा चिट्ठी अनुलग्नक सहित जनजाति मंत्रालय में भेजा गया है इसके ऊपर काम करने के लिए। तो उसके बाद जनजाति मंत्रालय, अब ऊपर से चिट्ठी आया तो नीचे से जो चिट्ठी जाता है तो उसको कई चिट्ठी तो अनदेखा भी होता है, लेकिन जो ऊपर से जाता है उसको तो अनदेखा नहीं होता है। तो जनजाति मंत्रालय से आनन फानन में 1 महीने के अंदर मुझे और शांता छेत्री जी को 2 चिट्ठी इशू किया गया जी। जिस चिट्ठी में बंगाल से डॉक्यूमेंट का इंतज़ार
कर मतलब किया जा रहा है इस तरह की बात, और वो अनुमोदन की बात थी। लेकिन मैंने फिर कहा कि मैंने राष्ट्रपति को जो चिट्ठी दिया उसमें तो कोई अनुमोदन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो लिस्टेड थे, डीलिस्टेड हुए हैं। आप रिलिस्ट करने की बात है, इसमें क्या कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये बात जनजाति मंत्रालय में चल रही थी, क्योंकि राष्ट्रपति का चिट्ठी अब जनजाति मंत्रालय इसको रोक के तो नहीं रख सकता है। तो इसी पर मुझे कहीं से एक आभास हुआ, मतलब खबर मिला कि इस बार जनजाति के ऊपर कुछ सोचा जा रहा है। खबर तो ठीक ही मिला था, सोचा जा रहा था। जम्मू कश्मीर का तो 4 समुदाय का हुआ कल जी, लेकिन गोरखा का नहीं आया। तो मैंने कहा कि ये गोरखा का कब आएगा, कब तक ऐसा रहेगा। मैंने एक पोस्ट भी छोड़ा है। जी, तो बस यही एक अंदेशा था मुझे कि होने वाला है, हुआ। मेरा खबर पक्का था, लेकिन जगह उलट पलट हो गया। उलट पलट हो गई। ऐसा होने के बाद कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी साहब, उन्होंने 6th शेड्यूल की बात उठाई है कल संसद में। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं राहुल गांधी साहब, इस बीच आए, सिल्लीगुड़ी में तमाम रैलियां वगैरह करके गए हैं, और पहाड़ से विनय तमांग जी हैं जो इस वक्त काफ़ी साथ दे रहे हैं उनका। उन्होंने भी धन्यवाद दिया है अधीर रंजन चौधरी जी को कि किसी ने तो गोरखाओं के हक में बात की। मैं विनय तमांग जी का नाम लेने ही वाला था, जिक्र करने ही वाला था, आपने ही उनका नाम ले लिया। विनय तमांग जी कुछ महीनों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं जी। उनके जुड़ने से पहले तो अधीर रंजन बाबू को तो गोरखाओं की सूद लेने की कभी कोई समय नहीं मिला। पहाड़ से एक नेता जुड़ गए, उसके बाद गोरखाओं का सूद वो लेने लगे। कुछ भी हो, हमारे ऊपर उन्होंने चिंता व्यक्त किया अधीर रंजन बाबू ने पार्लियामेंट में जी। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिस मकसद से उन्होंने जोड़ा सूद लिया, उसको मैं विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि दीर्घकाल से लंबित एक मांग, ये 6ठी अनुसूची, इसको भी अगर किया जाए तो अच्छा होगा। मैं अधीर रंजन बाबू से पूछना चाहता हूं, आपने कभी इस एरिया का जियोपॉलिटिकल और पॉपुलेशन सेंसस को लेके कभी कुछ हिसाब आंकड़ा बिठाया है? मैं विनय तामांग जी से भी अनुरोध करता हूं, आप खुद ट्राइबल हो, मैं देखिए, मैं कोई जात की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं जाति की कौम की लड़ाई लड़ रहा हूं। आप खुद ट्राइबल हो, इसीलिए आप 6 शेड्यूल का वेलकम करते हो। धन्यवाद भी दिया आपने अधीर रंजन बाबू को। अगर आप ट्राइबल नहीं होते, आप नॉन ट्राइबल होते, तो क्या आप वेलकम करते? कई नॉन ट्राइबल पड़े हुए हैं, कितने हैं अब मैं आपको दिखा दूं। सबसे लेटेस्ट डाटा मैंने कुछ दिन पहले भी एक इंटरव्यू में दिखाया था, मैं स्पेशली ये विनय तामांग जी के लिए दिखा रहा हूं। ये इसी महीना जनवरी में इशू किया गया पश्चिम बंग, ये सरकारी मैगजीन है जी। पश्चिम बंगाल सरकार की मैगजीन है। इस मैगजीन में एक पूरा ये ट्राइबल इशू पर लिखा गया है, और इसमें देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं, डाटा दिया गया है कि बंगाल में किस जिले में कितने ट्राइबल है और वो कौन कौन है। ये डाटा देखिए, ये डाटा मैंने नहीं बनाया, पश्चिम बंगाल सरकार ने बनाया ये। अब इस डाटा पर कहता है कि दार्जिलिंग जिला में जी। कितने % ट्राइबल है। अब दार्जिलिंग जिला में ये लोग जिस एरिया को 6 शेड्यूल मांग रहे हैं, जितना एरिया को, वो तो 3, मतलब ये जो कालिम्पोंग दार्जिलिंग खरसाङ को लेके जो जीटीए एरिया है, जी। जीटीए एरिया में कौन कितने हैं, मैं आपको हिसाब के साथ बता रहा हूं। जीटीए एरिया में भूटिया, शेरपा, टोटो, डुक्पा, कागते, टिबेटन और यल्मो 49,954 है नंबर। जी। लेप्चा 32,862, लिंबू 41,284, तामन 1,13,318, टोटल 2,37,418। ये
2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है, ये 2011 के सेंसस के आधार पर ये किताब निकला है सरकार का। अब इसमें अगर देखेंगे तो ट्राइबल पॉपुलेशन इन जीटीए एरिया 12.85% है जिला में, 12.85%। लेकिन अगर प्लेन्स को, जो जीटीए एरिया से बाहर है, ये जो तराई जी, इसको जोड़ दिया जाए तो यहां कुछ ट्राइबल है जो पहाड़ में नहीं रहते हैं। मैं उनका नाम बता रहा हूं: असुर, बैगा, बेदिया, भूमिज, बिरहोर, बिरजा, चकमा, चेरो, चिकबराइक, गारो, गोंड, गोराइक, हाजंग, हो, करमाली, खरवार, खोंड, किसान, कोरा, कोरवा, लोधा, लोहरा, माघ, महाली, माली, मालपहाड़िया, मेच, मृ, मुंडा, नागेसिया, उरांव, पहाड़िया, राभा, संथाल, सौरिया और सावर। ये दार्जिलिंग जिला में, ये जो तराई में रहते हैं, दार्जिलिंग जिले की बात कर रहा हूं मैं, बंगाल की नहीं। तो ये टोटल मिलाकर दार्जिलिंग जिला में, ऊपर का भी मिलाकर, हिल का और नीचे का मिलाकर दार्जिलिंग जिला में 21.8% ट्राइबल है। जहां पर 6 शेड्यूल मांगा जा रहा है वहां पर 12.85% है। अब आप मुझे बताइए, मैं अधिरंजन बाबू से भी पूछ रहा हूं आपके माध्यम से, बिने तामांग दाजू से भी पूछ रहा हूं, 21.85% ट्राइबल जहां है वहां आप 6 शेड्यूल का स्वागत करते हो, तो नॉन ट्राइबल के लिए आपके दिमाग में क्या है राजनीति? एक बात बताइए मैं एक रिक्वेस्ट आपको पूछने से पहले अधिरंजन बाबू से भी करना चाहूंगा, मैं विनय तामांग दाजू से भी करना चाहूंगा जी। मैं उनको सम्मान करता हूं, सभी नेताओं को सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, आप सबसे पहले अगर पार्लियामेंट में अधिरंजन बाबू को गोरखाओं का सूद लेनी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गोरखा के सभी कौम, कोई भी ना छूटे, ऑल लेफ्ट आउट कम्युनिटीज ऑफ गोरखा, वो ट्राइबल होने से छुटे हुए, ट्राइबल होने से, अनुसूचित जनजाति होने से छुटे हुए सभी गोरखाओं को, किसी को भी मत छोड़िए। पहले 100% गोरखाओं को ट्राइबल बनाने के लिए आप पार्लियामेंट में बात कीजिए, पार्लियामेंट में इस मसले को उठाइए, इस विषय को उठाइए, हम आपको धन्यवाद देंगे, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। क्योंकि मैं, इससे क्या होता है, आप कुछ गोरखाओं को ट्राइबल बना दिया और उसमें 6 शेड्यूल लाद दिया, तो उससे जिस तरह का यहां शासन व्यवस्था बनेगा, उसमें गोरखा में गृह युद्ध शुरू होगा, बिखर जाएंगे गोरखा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूं, हम ऑलरेडी इतना नीचे गिर चुके हैं राजनीति में, इतना थप्पड़ हमें मिल चुका है गोरखाओं को, हमें अब और तोड़ने की कोशिश मत कीजिए कोई भी। मैं भारत सरकार से भी आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री से भी आग्रह करता हूं, आपने एक एक नाम लेके, गोरखाओं का नाम लेके, एक एक कम्युनिटी का नाम लेके ट्राइबल बनाने का वादा किया है और उसका हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मैंने राष्ट्रपति भवन में भेजा है। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ये भेजा है मैंने। आप इसके मद्देनजर जिस तरह जम्मू कश्मीर के कुछ 4 समुदाय को आपने न्याय दिया, आप समूचे गोरखा जनजाति को न्याय, हम लोग जनजाति हैं, बस अनुसूचित रहना बाकी है, आप उसको अनुसूचित कर दीजिए, ये मैं निवेदन करता हूं। बिल्कुल यही तो बात है। और बजगई साहब, आपको ये भी समझने की जरूरत है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो में भाजपा ने कहा था 11 जनजाति और पीपीएस, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। पिछले 15 सालों से आपके सांसद हैं दार्जिलिंग में, क्या हुआ, कौन सी पहल हुई? आज भी क्यों आपको जरूरत पड़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करने का? जनता की क्या गलती है? आप बार बार भाजपा पे भरोसा कर रही है, ये गलती है? मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि जनता ने गलती किया, न मैंने कभी गलती किया। मैं तो मुद्दे के साथ हमेशा, जब से जनता क्यों भाजपा को बार बार वो पसंद कर रही, चाह रही, इसीलिए आपके सांसद है, ये तो आप भी मान रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, आपने जब पूछा तो उसका जवाब देने दीजिए जी। गोरखा कौम से होने की वजह से
जी। हमें भी लगा था कि हमारे सांसद हमें न्याय देंगे, चाहे वो इस राज्य के ना हो, चाहे इस क्षेत्र के ना हो। तो यहां से बहुत मील दूर मणिपुर के एक गोरखा को हमने सांसद बनाया, क्योंकि गोरखा की भाषा समझ सकते हैं, ये इस उम्मीद के सहारे। उससे पहले और उससे पहले आलूवालिया नहीं, साहब उससे थे। पहले तो मैं राजनीति में नहीं था, मैं डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं था। आलूवालिया के वक्त, लेकिन जब सवाल आएंगे तो सुनिए, आलूवालिया जवाब तो बन देना। चुके थे। उसके बाद आलूवालिया के लास्ट 2 साल जब रहा था, तब मैं राजनीति में आया, और कई बार मैंने आलूवालिया जी के साथ इन सब बातों मुद्दे पर चर्चा भी किया। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैंने ही सबसे पहले विरोध किया था कि आलूवालिया नहीं चलेगा। मैंने ही विरोध किया था, वो विरोध भी मेरा था, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। इस बार भी मैं खुद विरोध कर रहा हूं, क्योंकि मीलों दूर, कई 100 किलोमीटर दूर से हमने एक सांसद लाया, गोरखा है, और उनको जिताने के लिए हम जेल तक गए। लेकिन जब हम कुछ मुद्दे पर काम करने के लिए आगे बढ़े तो हर जगह बाधा मिली। जैसे लोकल इश्यूज पर बाधा मिली, टीचर अपॉइंटमेंट के इश्यूज पर बाधा मिली, जनजाति की इश्यूज पर बाधा मिली। जब मैंने अपने ही पार्टी के अंदर, अपने ही विधानसभा में प्रश्न खड़ा किया, कब होगा, जब मैंने जेपी नड्डा जी को चिट्ठी लिखा कि पीपीएस का मतलब गोरखालैंड है और कुछ नहीं, तो मेरे खिलाफ सब हो गए। पार्टी मेरे खिलाफ, सांसद मेरे खिलाफ, जिला कमेटी मेरे खिलाफ, न कोई मीटिंग में मुझे बुलाते हैं, न कुछ करते हैं। तो मजबूरन मुझे अकेला लड़ना पड़ा। इसीलिए मैंने इस बार कहा कि ये अब 15 साल, 3 टर्म हम बाहर के लोगों को, आउटसाइडर को दे चुके हैं वोट। ये दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र कोई फुटबॉल ग्राउंड नहीं है। कोई भी आ जाए, फुटबॉल खेले, हारने पर भी जीतने पर भी ट्रॉफी बाहर जाएगा। ग्राउंड का तो अपना ट्रॉफी होता नहीं है, ट्रॉफी तो ग्राउंड के बाहर से ही आके लेके जाते हैं। तो ये हम लोग कोई फुटबॉल मैदान नहीं है, यहां लोग रहते हैं, यहां का पॉलिटिकल इश्यूज है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बाहर वालों को भरोसा करके देखा नहीं हुआ, तो इस बार भूमिपुत्र चाहिए। और भूमिपुत्र के बहाने कई तरह के लोग आते हैं, जो कल तक कहीं और वोट देते थे, जिसका पासपोर्ट में कहीं और का एड्रेस है, जिसका वोटर कार्ड में कहीं और का एड्रेस है, कि आके बोलते हैं हम यहाँ के भूमिपुत्र हैं। जो यहाँ इतना साल बहुत कुछ हुआ, 1200 शहीद हुए, उधर 11 शहीद हुआ, उधर 4 शहीद हुआ, कभी उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया, वो आके बोलते हैं हम भूमिपुत्र हैं। अब इस तरह का भूमिपुत्र तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे भूमिपुत्रों की वजह से हमारे पास जो खबर है सूत्रों के माध्यम से, कि भाजपा कई खेमों में बढ़ती हुई दिख रही है। ये पार्टी का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ के एक रियल भूमिपुत्र को टिकट दीजिए, सब भाजपा एक हो जाएगा। आप सांसद बनने की इच्छा रख रहे हैं? मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बताया, कोई भी दो, लोकल दो, स्थानीय दो, भूमिपुत्र दो, किसी को भी हम जिताएंगे। हम सांसद बनने की चाह नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी आप आउटसाइडर लेके आए तो अंडर प्रोटेस्ट मैं नॉमिनेशन भरूंगा। ये कोई चाह से नहीं, ये मेरे कोई सांसद बनने की चाह नहीं। वैसे भी राजनीति घिनौना है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, तारीख पर तारीख होता है राजनीति में। मुझे पसंद नहीं है सब चीज, लेकिन मैं आज राजनीति में हूं तो गोरखा जाति को उसके खड़े होने की जगह तैयार करने के लिए। आज गोरखा जाति खड़ा नहीं हो पा रहे हैं कहीं पर, हर जगह लांछित होना पड़ रहा है, हर जगह डर के सहारे जीना पड़ रहा है। आप बतौर सांसद अगर आते हैं, लोग आपको अपना अगर प्यार देते हैं, क्या करना चाहेंगे आप? सबसे पहला कौन सा 2 काम करना चाहेंगे गोरखाओं के लिए? सबसे पहले तो जो हमारे अलग राज्य की मांग है उसी को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने विधानसभा में वही किया, 1 बार नहीं 4 बार किया, लेकिन विधानसभा अलग राज्य मांगने की जगह आप ही के दल के एक और बावजूद मैंने विधानसभा में उठाया, क्योंकि विधानसभा के माध्यम से मैं केंद्र सरकार को भी कहना चाहता था कि हमारी डिमांड ये है। अगर आप इस तरह का एक्शन लेते हैं तो आपको नहीं लगता कि दल की तरफ से आपके खिलाफ कार्रवाई होगी? तो करने दीजिए। अगर मुझे अपने लोगों के साथ खड़ा होना, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा होना अगर कोई अपराध है, तो हां मैं अपराधी हूं।
पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिखा है पीपीएस, और मैंने कई केंद्रीय नेताओं के बीच जब भाषण दिया यहां पर वोट मांगते हुए कि पीपीएस का मतलब गोरखालैंड है, उन्होंने बाधा नहीं दिया। तो उस गोरखालैंड को या उस अलग राज्य को मांगना अगर कोई अपराध है तो हां, मैं अपराधी हूं। अगर भूमिपुत्र का मांग करना अपराध है तो हां, मैं अपराधी हूं, मुझे एक्शन ले पार्टी, मैं तैयार हूं। मेरे ऊपर कोई भी एक्शन लेगा, मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कुछ दिन पहले हमारे स्टेट का भाजपा प्रेसिडेंट जी सुकांत मजुमदार जी ने कहा जी मेरे बारे में, जब मीडिया ने उनको पूछा तो विष्णु प्रसाद शर्मा का ऐसा कहना है, आप क्या कहेंगे? तो ठीक है, पार्टी एक्शन लेगी, वो अकेले वोट लड़के दिखा दे। इसका मतलब आप बाहर वाले फिर डालना चाहते हो जबरदस्ती। मैं सुकांत जी को एक मैसेज देना चाहता हूं, आप अगर मेरे ऊपर एक्शन लेंगे इस मैसेज पर ले सकते हैं। वो यह है कि मैं आउटसाइडर कोई भी सांसद को स्वीकार करने के लिए या जिताने के लिए तैयार हूं, कोई भी आउटसाइडर को, एक कंडीशन पर। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है 26 में, आप डिक्लेयर कर दो कि इस बार पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कोई साउथ इंडियन या कोई महाराष्ट्री या कोई गुजराती या कोई कश्मीरी होगा, आप डिक्लेयर करो। आप कर सकते हो। जब राज्य का मुखिया बाहर का आप स्वीकार नहीं कर सकते हो, तो हम अपने जिले का मुखिया कैसे बाहर का स्वीकार कर सकते हैं? यह अपराध है। अगर यह अपराध है तो हां, आप मेरे ऊपर एक्शन ले सकते हो। नहीं, लेकिन फिर उस तरह से तो अगर आप देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से इलेक्शन लड़ते हैं। बनारस में अलग राज्य के डिमांड नहीं है। बनारस में परिचय संकट नहीं है वहां के लोगों का। हम एथनिक कम्युनिटी है, हमारी एथनिसिटी संकट में है। बनारस में एथनिसिटी संकट में नहीं है, यह अलग चीज है। मैं अपनी एथनिसिटी को, अपनी जातीयता को बचाना चाहता हूं। अगर राष्ट्रवाद की आप बात करेंगे तो राष्ट्रवाद क्या है? किसी एक चीज को मानना राष्ट्रवाद है? किसी एक लाइन में चलना बगुलों की तरह, वो राष्ट्रवाद है? एक राष्ट्र एक घर होता है, एक घर का कई सारा पिलर होता है। आप एक पिलर को गिरा दोगे, पूरा घर गिर जाएगा। इसी तरह इस देश का, इस राष्ट्र का हर एक जाति, हर एक समुदाय एक एक पिलर है। हर पिलर को सुरक्षित कीजिए, हर एथनिसिटी को सुरक्षित कीजिए, वो है राष्ट्रवाद। और मैं उस राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं। और इस तरह की राष्ट्रवाद की बात करना अगर कोई क्राइम है तो हां, मैं अपराधी हूं। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि बिल्कुल अलग एक राज्य की मांग आपका सबसे पहला काम। हां, अलग राज्य, क्योंकि आज पूरे आप ही के दल के, आज आप देखिए, ही के दल के विधायक हैं नीरज जिम्बा जी। उन्होंने एक बार कहा था कि 6th शेड्यूल से बेटर है यूटी या फिर गोरखालैंड। आप यूटी की तरफ क्यों नहीं कुछ? तो यूटी मांगा है मैंने। मेरा आप लेटर देखिए 88 पेज का, मैंने दिया है। मेरा पहला डिमांड अलग राज्य है, क्योंकि यहां पर देखिए बजगई साहब, आपका दल कुछ और कहता है, आप कुछ और कहते हैं, ऐसा क्यों? दल क्या बोल रहा है? दल ने तो यूटी के बात पे सीधे सीधे खंडन किया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। तो धोखेबाज है दल, धोखेबाज है। मेरा पहला डिमांड है अलग राज्य, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जहां पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं, यहां कोच, मेच, रावा, टोटो, भुटिया, लेपचा, गोरखा, कई तरह के एथनिक कम्युनिटी रहते हैं। सबके एथनिसिटी पर आंच आई हुई है। सब गुमनामी के राह पर जा रहे हैं। उनको अपना परिचय संकट से बचाना है, इसीलिए अलग राज्य। अगर आप अलग राज्य नहीं दे सकते हैं तो यूटी आप विधानसभा के साथ दीजिए। वो भी नहीं दे सकते हैं, हमें नहीं चाहिए विधानसभा। हमें नेता नहीं बनना है, हमें विधायक नहीं बनना है, हमें कोई मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनना है। आप बिना विधानसभा के यूटी दो, हम एक्सेप्ट करेंगे। सीधा दिल्ली से रूल करो, एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बंगाल से अलग करो। ये ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्यों बंगाल से अलग करो, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर अभी बहुसंख्यक का जो कॉलोनिज्म चल रहा है, कॉलोनियल सेटअप, ये क्षेत्रीय, क्या बोलेंगे इसको, रीजनल कॉलोनियल सेटअप,
एक बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक पर देखने की निगाह, बुरी निगाह, जिसके चलते हमारा भाषा संकट में, कभी बोलता है बंगला भाषा पढ़ना ही होगा, कभी दार्जिलिंग में रविंद्र संगीत बजाया जाता है, अब अभी आमर माटी आमर क्या बोल के वो कुछ दिन पहले सारा नेता खड़ा हो गए थे पहाड़ के। तो हमारा भाषा से किसी कौम को खत्म करना है तो सबसे पहले उसका भाषा खत्म करना है, वही कर रहा है बंगाल। तो हम उसके साथ कैसे रह सकते हैं? साहब आप ये बताइए कि अभिन्न हिस्सा है ना भारत में, अलग अलग भाषा को बोलने वाले हैं, अलग अलग तौर तरीकों को जीने वाले लोग ठीक है, मैं अलग राज्य नहीं मांगूंगा एक कंडीशन पर। आप तो पत्रकार हो ना, आप इस मुहिम को छेड़ दो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी बना राज्य बनने के लिए, तब तो भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर हुआ। तो बिहार बना, बंगाल बना, पंजाब बना, जाति के नाम से बना, नागालैंड बना, आसाम बना, जाति के नाम से बना। भारत के सभी राज्य के वर्तमान नाम को मिटा दो, ईस्ट प्रोविंस, नॉर्थ प्रोविंस, मिडल ईस्ट प्रोविंस, प्रोविंस क्रिएट करो। बंगाल का नाम भी मिटा दो, असम का मिटा दो, बिहार का मिटा दो। कर पाओगे आप ये? जब उनका हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं होगा? एक ही देश, एक ही संविधान, हमें देखने की निगाह क्यों अलग है? आपको लगता है इतना आसान होगा ये करना? अब तक इतना राज्य के किस तरह हुआ? भारत जब स्वाधीन हुआ था तो कितना राज्य था और अभी कितना राज्य है? कैसे हुआ? वो सब हो सकता है तो हमें क्यों नहीं? हम क्यों नहीं हो सकते हैं? हम खुद मुश्किल ठान के चलें। आसान है, आपके पास पॉलिटिकल विल होना चाहिए। केंद्र में सत्ता में बैठे लोगों के पास पॉलिटिकल विल होना चाहिए, और उस पॉलिटिकल विल को क्रिएट करता है जनता की ताकत। मैं उसी का बात कर रहा हूं। एक बात बताइए बजगई साहब, ये गोरखालैंड की जब बात आती है तो सबसे पहले सुभाष गिसिंग साहब ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था, और बाद में आगे चलकर खुद सुभाष गिसिंग साहब ने ही ये कहा कि पॉलिटिकली गोरखालैंड इज नॉट पॉसिबल, कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज पॉसिबल। संवैधानिक तौर से यह संभव हो सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर से तो संभव नहीं लग रहा है गोरखालैंड। उन्होंने गोरखालैंड के इस कॉन्सेप्ट को ड्रॉप करके उसके बाद 6th शेड्यूल का कॉन्सेप्ट ले आया। तो आपको नहीं लगता है कि वापस से आप उसी गोरखालैंड के कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आज आपने मुझे एक जवाब देने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। इस प्रश्न के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। पहले तो एक चीज आपको बता दूं, सभी कहते हैं कि सुभाष गिसिंग ने गोरखालैंड शब्द को पहली बार यूज किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने 1980 में अप्रैल महीना में, नहीं मई महीना में गोरखालैंड शब्द का प्रयोग करके एक रेडियोग्राम भेजा था, शायद मई। तो वही था गोरखालैंड शब्द का पहला प्रयोग, ऐसा बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे ठीक 3 महीना पहले जी गोरखालैंड शब्द का प्रयोग करके प्रांत परिषद ने प्राइम मिनिस्टर को एक रेडियोग्राम भेजा था। खैर मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि गोरखालैंड किसने कोइन किया, लेकिन आपने कहा कि उन्होंने गोरखालैंड का बहुत तगड़ा आंदोलन किया। हाँ किया। फिर उन्होंने बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको डीजीएचसी मिल चुका था। डीजीएचसी मिलने के बाद भी उन्होंने 6 शेड्यूल का डिमांड क्यों नहीं किया? उन्होंने 6 शेड्यूल का डिमांड तो कब किया? जब 2002 में भारत में तामांग और लिंबू 2 समुदाय गोरखाओं से ट्राइबल हुए, उसके बाद किया। उसके पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पहले तो वो खुद भी ट्राइबल नहीं थे। ट्राइबल होने पर उन्होंने किया। तो आपको हम गोरखा का नेता मांगते हैं, एक जात का नहीं। मैं भी एक समुदाय का नेता हूं, गोरखा जाति का नेता हूं, मैं जात का नेता नहीं हूं, मैं ब्राह्मण का नेता नहीं हूं। मैं पूरे कौम को, पूरे गोरखा जाति को देखता हूं। इसीलिए मैंने अभी कहा कि आपने तो ये जो 6 शेड्यूल का बेड़ा उठाया, ये तो आप ट्राइबल बनने के बाद उठाया। ट्राइबल बनने से पहले आपने इसका कल्पना तक नहीं किया, क्योंकि आपको भय था।
जो भय आपके मन में था वही भय अभी हमारे मन में, जो अभी ट्राइबल नहीं है ना, उनके मन में वही भय है अभी। इसका जवाब किसके पास है? कौन देगा इसका जवाब? आज जो लोग 6 शेड्यूल का डिमांड कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश बड़े नेता ट्राइबल हैं। अगर आप ट्राइबलशिप मांगते हो, पूरा गोरखा को एक समझते हो, तो सबसे पहले आपका ट्राइबलशिप छोड़ के आगे आओ, उसके बाद ट्राइबल को 6 शेड्यूल को मांगो। नहीं तो पूरे कौम को ट्राइबल बनाओ, उसके बाद मांगो। अब विभाजन की राजनीति क्यों कर रहे हो? एक जाति, तब तो गोरखालैंड क्यों बोलना है? अगर सब गोरखा एक नहीं है तो क्यों गोरखालैंड मांगना है? मांग लीजिए ना अलग अलग, राई लैंड, गुरुंग लैंड, तामांग लैंड, बाउन लैंड, क्षेत्री लैंड। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गोरखालैंड? उस ड्रीम का क्या होगा? अगर सारा गोरखा का ड्रीम को रखना है तो जाति की तोड़ने की बात कोई ना करे। यह जाति के लिए खतरा है। भाजपा अगर वापस से राजू बिष्ट साहब कोई प्रत्याशी के तौर पे भेजती है, क्या सबसे पहला क्या आपने तो कह ही दिया कि आप नॉमिनेशन भरेंगे? नहीं, मेरा लेटेस्ट वीडियो को देखिए आप, शायद परसों डाला होगा मैंने, डेट परसों डाला या कल डाला? बीते दिनों आपने भेजा है? नहीं, बीते इस तरह मैं बोलता नहीं हूँ, मैं ऑथेंटिक ही बोलता हूँ। देखिए मैंने परसों डाला या कल डाला, मैं अभी देख के बता रहा हूँ। ये है, 1 दिन हुआ, नहीं 1 दिन नहीं, 2 दिन हुआ जी। 2 दिन पहले मेरा एक वीडियो है। उस वीडियो में मैंने कहा कि भारत कैबिनेट में गोरखाओं को जनजाति बनाने का बात आने की संभावना है जी। अगर आया तो उसको सदन में लाके पास कराना है, नहीं तो ऑर्डिनेंस निकालना है। ये 2 में 1 होगा पूरे गोरखा कौम के लिए, जिसमें एक भी कम्युनिटी ना छूटे, एक भी समुदाय ना छूटे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी जो अड़ान है भूमिपुत्र का, उसको मैं छोड़ दूंगा। आप किसी को भी उम्मीदवार बनाओ, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले गोरखाओं के लेफ्ट आउट हर कम्युनिटी को आप ट्राइबल बनाओ, शेड्यूल ट्राइब बनाओ। बीते दिनों हमारे स्टूडियो में सिलीगुड़ी भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के प्रवक्ता मौजूद थे। वो बता रहे थे कि हो सकता है कि बहुत जल्द ये कार्यकाल खत्म होने से पहले ही 11 जनजाति या फिर पीपीएस को लेकर कोई बड़ा बयान आने वाला है। उनका पीपीएस क्या है मुझे पता नहीं है। मैंने जब पीपीएस अलग राज्य कहा या सेपरेशन फ्रॉम बंगाल कहा तो पार्टी से ही दरकिनार होना पड़ा, जिला की बैठकों से दरकिनार होना पड़ा। उनका पीपीएस का क्या डेफिनेशन है उसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। लेकिन आप 11 जनजाति बोल रहे हैं, मैं 11 भी नहीं बोल रहा हूं। मैं लेफ्ट आउट ट्राइबल होने से, शेड्यूल ट्राइब होने से लेफ्ट आउट कम्युनिटीज ऑफ गोरखा, इनको अगर पूरे समुदाय को शेड्यूल ट्राइब बना दिया जाए तो मैं अपने अड़ान से पीछे हटूंगा। नहीं तो आप किसी को भी लेके आइए यहाँ, भूमिपुत्र है तो स्वीकार करेंगे, लेकिन फेक भूमिपुत्र, पैराशूट लीडर, पैराशूट से उतरने वाले लीडर, पैराशूट लीडर, फेक भूमिपुत्र या कोई भी आउटसाइडर होगा तो पार्टी का कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो वो, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा लोकसभा में। बहुत बड़ा बयान इस वक्त आप दे रहे हैं। ये बड़ा नहीं, छोटा बयान है। अपने मेरे कम्युनिटी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। गोरखा कम्युनिटी से बड़ा मेरे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है, इसीलिए ये बयान छोटा है, कम्युनिटी बड़ा है। बयान छोटा है, कम्युनिटी बड़ा है। गोरखाओं के लिए समर्पण है आपका ये। खुद आपको इसको कुछ भी नाम दीजिए, समर्पण, कुछ भी नाम दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बीबी बजगई साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तमाम हमारे जो एसके लाइव के दर्शक हैं पहाड़ के, क्योंकि जब कल जम्मू कश्मीर में 4 समुदायों को अनुसूचित दर्जा मिला, काफ़ी मायूस हो गए थे। और लगातार हम भी जानना चाह रहे हैं, बहुत लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आम चुनाव, जनता भी जानना चाह रही है, बहुत तरह की बातें हैं। कई सारे खुलासे अपने तरफ से आपने किए हैं, हमारे जनता के लिए कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक चीज़ बता दूं जी। आपने कहा मैंने कीमती वक्त दिया, जब इतना कीमती वक्त दिया तो आपसे चंद सेकंड लूंगा। जी।
वो मैं अपने गोरखा भाई बहनों से कहना जी चाहता बिल्कुल। हूँ। ये इंटरव्यू समाप्त होने वाला है। मैं सभी से, हमारे गोरखा भाई बहनों से, माँ बाप, माँ पिताजी, सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, मन के अंदर एक भरोसा रख के हम गोरखा होके एक मतलब एकजुट होके लड़ना चाहिए हमें, न कि हमें छोटी छोटी जात में विभाजित होना चाहिए। ये छोटी छोटी लड़ाई को बंद करके एक जगह चलें तो गोरखा अपने मुकाम पर पहुंचेगी। मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बीबी बजगई साहब। इस वक्त स्टूडियो में कैमरे में मौजूद थे बीबी बजगई साहब और खास बातें आप तक हमने पहुंचाई। बड़ी जो कवरेज इस वक्त चल रही है आने वाले आम लोकसभा चुनाव 2024 को लेके, ऐसे ही आगे और भी खास मेहमानों से बातचीत करवाते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, आप लोगों से मिलवाते रहेंगे। बने रहिए एसके लाइव के साथ, देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेलिब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है। ADHD, ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड। 4 डिजिट मा, हाँ 4 डिजिट मा पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 10 फरवरी डियर 500 बाय मंथली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता मनु साहा। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिलें कामती हेल्थ केयर, near Viga Circle Mall, opposite Mahindra Showroom, Siliguri. Contact 9134343404.